स्टूडेंट्स, मैं आपका हिस्ट्री टीचर पवन दैया आज आपके सामने हिस्ट्री के 7th चैप्टर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर का सब टॉपिक राजकीय केंद्र कवर करने वाला हूं। इसका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। आप सभी उस वीडियो को देखेंगे और उसको देखने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा अपनी क्वेरी सॉल्व करवा सकते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। इससे पहले आपने शहरी केंद्र के बारे में ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है राजकीय केंद्र। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिस्ट्री की सेकंड बुक का चैप्टर 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, पेज नंबर 179। और आज का हमारा सब टॉपिक या उपविषय है राजकीय केंद्र। इससे पहले आपने शहरी केंद्र के विषय में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजकीय केंद्र के बारे में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें इसकी लोकेशन देखनी है कि ये कहाँ था। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र बोला गया था, लेकिन इसमें 60 से भी ज़्यादा मंदिर थे। अब सीधी सी बात है भाई, इतने मंदिर होने का मतलब क्या बनता है कि जो यहाँ के शासक थे, वो जो संप्रदाय थे वहाँ के माने जाने वाले मंदिर और संप्रदाय, जाहिर सी बात है हिंदू धर्म ही था, तो उनके लिए, शासकों के लिए ज़रूरी था, महत्वपूर्ण था कि इन देवस्थलों में यानी मंदिरों में जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं या जो देवी देवता प्रतिष्ठित हैं, उनके साथ अपना संबंध दिखाकर वे अपनी प्रजा को ये बताना चाहते थे कि हम एक वैध व्यक्ति हैं शासन करने के लिए, कि देवी देवताओं से हमें वरदान प्राप्त है। अच्छा, इसके अलावा हमको 60 से तो ज़्यादा मंदिर मिल गए। 30 संरचनाएं ऐसी थी जिनकी पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं। ये अनुष्ठानिक कार्यों से संबद्ध नहीं होती, यानी कि यहाँ पे यज्ञ आदि कार्य नहीं होते हैं। इन संरचनाओं तथा मंदिरों में एक बेटा बेसिक अंतर क्या था कि जो मंदिर थे वो पूरी तरह राजगिरी से निर्मित थे, यानी कि जो मिस्त्री थे वो पूरी जो पत्थर थे उनसे इनको बनाते थे। और जबकि जो धर्मेत्र भवन थे उनकी जो अधिरचना है विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी, यानी कि जो बची हुई वस्तुएं थी इन मंदिरों के बाद, उनसे वे धर्मेत्र भवन बनाए गए। धर्मेत्र का मतलब होता है कि धर्म से इतर, धर्म से अलग जो ये महल हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आती है महानवमी डिब्बा। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महानवमी डिब्बे से आप क्या समझते हैं या इसका क्या महत्व था। एनसीईआरटी के हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके सीबीएसई एग्ज़ाम के हिसाब से। इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का जो नामकरण हुआ कि भाई जो जो हमें मिला यहाँ पर, वो किस हिसाब से हुआ, जो भवन मिले उनके आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर कि ये किस लिए बने हैं। अब इसमें क्या है, राजा का भवन नामक संरचना अंतः क्षेत्र में, यानी कि जो अंदरूनी क्षेत्र है राजकीय केंद्र का, उसमें सबसे विशाल है। ये देखिए, राजा का भवन का एक हिस्सा है महानवमी डिब्बा और दूसरा हिस्सा है इसका सभा मंडप। इसके दो प्रभावशाली मंच हैं जिन्हें सामान्यतः, पहला को क्या कहा गया, ये दोनों राजा का भवन के ही हिस्से हैं। पहला है सभा मंडप और दूसरा है महानवमी डिब्बा। पूरा क्षेत्र दोहरी दीवारों से घिरा है, यानी कि एक दीवार की लाइन है, उसके अंदर एक और दीवार है और इनके बीच में क्या है, गलियां गुजरती हैं। इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है। इसका मतलब क्या है, ये जमीन से ऊपर उठाकर बनाया गया है और इसमें खास बात क्या है कि पास पास और एक निश्चित दूरी पर, यानी कि दूरी कम ज़्यादा नहीं हो रही है, एक निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए यानी खंभों के लिए छेद बने हुए हैं। इसमें दूसरी मंजिल, अब उन छेदों में से जो स्तंभ निकले उन पे दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी। लेकिन एक बात जो समझ नहीं आई है अब तक, वो ये है कि खंभे हैं जो स्तंभों के एक दूसरे के बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा।
अब इतने पास पास खंभे होंगे तो ये स्पष्ट नहीं है कि ये मंडप किस प्रयोजन से बनाया गया था। शहर में सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित था महानवमी डिब्बा, एक विशालकाय मंच जिसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग फीट था और ये इसकी ऊंचाई आधार से थी 40 फीट तक। और ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चला है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी, यानी कि कोई लकड़ी की इमारत बनी थी। अब समय के साथ साथ वो इमारत नष्ट हो गई या जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने तोड़ दी। मंच का जो आधार था, जो बेस था, वो उभारदार उत्कीर्णन से पटा पड़ा है। ये देखिए, इसको आप देखें, ये जो बेस था महानवमी डिब्बे का, उसका मंच है, उसके आधार पर ये उकेरी हुई चीज़ें हैं। इसमें आप स्टोरीज भी ढूंढ सकते हैं। ये देखिए, जैसे घोड़े को पकड़ लिया है, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि किस हमारी पौराणिक कथा से संबंधित है। वापस हम देखते हैं। अब जो ये संरचना है जिसे हमने महानवमी डिब्बा कहा है, इससे जुड़े अनुष्ठान जो पूजा पाठ होते होंगे संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार। अच्छा, अब सबको पता ही है कि सितंबर अक्टूबर में कौन सा 10 दिन का त्यौहार आता है, जिसे दशहरा, उत्तर भारत में यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, दशहरा। बंगाल में इसे दुर्गा पूजा कहते हैं और प्रायद्वीपीय भारत में यानी कि दक्षिणी भारत में नवरात्रि या महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे महानवमी, जिसका शाब्दिक अर्थ है महान नवा दिवस, ठीक है। नवमी जैसे हमको मालूम ही है कि नवमी की कढ़ाई वढ़ाई भी होती है, तो महानवमी यानी कि महान नौवां दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे जो धार्मिक अनुष्ठान थे। और इस अवसर पर जो विजयनगर के शासक थे अपने रुतबे, ताकत के हम कितने बलवान हैं तथा अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे कि कौन कौन से राज्य हमारे अंडर में आते हैं। अच्छा, अब इस अवसर पे जो धर्मानुष्ठान होते थे उसमें क्या होता था, मूर्ति की पूजा, जो राज्य के अश्व थे यानी घोड़े थे उनकी पूजा, और भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। जैसा आपने बाहुबली मूवी में देखा था, वो भैंसे की बलि दे रहे थे। अच्छा, और क्या क्या होता था इन धार्मिक अनुष्ठानों में? नृत्य होता था, डांस, कुश्ती, उस वक्त कुश्ती बड़ी फेमस थी, तो कुश्ती की प्रतिस्पर्धा होती थी, कंपटीशन होता था। इसके अलावा साज लगे घोड़ों, हाथियों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा होती थी। अब ये कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ पे गणतंत्र दिवस में परेड में हम अपने दिखाते हैं ना कि हमारे पास ये टैंक है, ये विमान है, ये चीज़ें दिखाते हैं हम। तो ऐसा ही उस वक्त क्या होता था, जो घोड़े, हाथी और रथ और सैनिक थे उनकी शोभा यात्रा निकलती थी। और उसके साथ ही साथ जो प्रमुख नायक थे, नायक हमने पढ़ा था, सैनिक कमांडर होते थे, सैन्य प्रमुख होते थे। ये हमारे अमर नायक प्रणाली हमने पढ़ी थी कि क्या होती है। तो जो प्रमुख नायक थे और अधीनस्थ जो राजा थे, इनके द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इसका मतलब क्या होता है कि टैक्स तो वो देते ही थे, टैक्स के अलावा वो भेंट भी देते थे जो देनी जरूरी थी। अब इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे कि उत्सव का अर्थ क्या था। उत्सव का अर्थ था राजा अपनी ताकत दिखाता था और जो नायक थे और जो उनके अंडर में जो राजा थे, ये दिखाता था कि ये मेरे अंडर में और ये मेरे को गिफ्ट दे रहे हैं। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का, कौन कौन सी सेना का? अपनी सेना का, और जो नायक थे उनके सैन्य प्रमुख, उनकी सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था, सेना को चेक करता था। इस अवसर पर जो नायक थे राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लाते थे, गिफ्ट लाते थे, साथ ही नियत कर भी लाते थे। इसका मतलब क्या है बेटा कि टैक्स जो देना था वो तो देना ही था, उसके अलावा भेंट भी लाते थे। अब भेंट लाने का मतलब क्या था कि ये नायक हैं, अपने आप को राजा के अंडर मान रहे हैं कि हम आपके अधीन हैं। अब बात यह कि क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था कि भाई सारे सैनिक हैं, हाथी घोड़े सारे आ रहे हैं यहाँ पर? तो विद्वानों का मानना है कि जो संरचना है जो हमने अभी डिब्बा देखा था उसके चारों ओर इतनी जगह नहीं है कि सशस्त्र आदमी, औरत और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा भी निकल जाए।
तो राजकीय केंद्र में स्थित कई और जैसी संरचनाएं जिनका अब तक पता नहीं चला ये क्यों हुई है, तो उसी की तरह यह भी एक पहेली है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और हमको क्या भवन मिले हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर भवन है जिसे लोटस या कमल महल कहा गया है। इसका ये नामकरण है, ये 19वीं शताब्दी में अंग्रेज यात्रियों ने किया था। नाम इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन अब तक ये कंफर्म नहीं है कि ये भवन किस कार्य के लिए बना था। लेकिन जो हमने अभी पढ़ा था मैकेंजी हैं, मैकेंजी के अनुसार जो मानचित्र बना है उससे ये लगता है कि ये एक परिषदीय सदन था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से दरबार मान लीजिए आप इसको, जहाँ पे राजा मिलता था सबसे। अच्छा, हमने आगे पढ़ेंगे धार्मिक केंद्रों के विषय में कि वहाँ पे जो जो मंदिर थे, मेन मेन मंदिर है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो राजकीय केंद्र था इसमें भी कुछ मंदिर थे, और इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय जो मंदिर था वो था हजार राम मंदिर। संभवतः इसका प्रयोग किसके लिए होता था? राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था इस हजार राम मंदिर का। जो इस मंदिर में देवस्थल में जो बीच में मूर्तियां थी वो तो अब नहीं है, टूट टाट गई होंगी, आक्रमणकारियों ने तोड़ दी होंगी, लेकिन दीवारों पर जो बनाए गए पटल मूर्तियां हैं वो आज भी सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की जो आंतरिक दीवार थी, अंदर की जो दीवारें थी अंदर की साइड, उन पे रामायण के कुछ दृश्यांश सम्मिलित हैं, यानी कि वो इस पे इस तरीके की जो उत्कीर्ण करते थे दीवारों पे, इस तरीके से वो दृश्य बनता था कि वो कोई रामायण की छोटी छोटी कहानियों को प्रदर्शित करता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ के बाद जब श्री राम ने घोड़ा छोड़ा था तो लव और कुश ने पकड़ लिया था, तो उसकी एक छोटी सी कहानी इन्होंने अंकित कर दी। शहर पर आक्रमण हुआ तो काफ़ी सारी संरचनाएं तो नष्ट हो गई, लेकिन जो उनके नायक थे उन्होंने जो बड़ी बड़ी संरचनाएं थी उनके निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इसी वजह से आज भी कई भवन अस्तित्व में हैं। अब हम इनके कुछ चित्र देख लेते हैं। एक हमने महानवमी डिब्बा का चित्र देखा, देखिए कितनी विशालकाय संरचना है उस समय के हिसाब से। एक ही है महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र। इसमें हम ध्यान से देखें तो हमें हो सकता है कोई कहानी दिख रही हो। इसके अलावा जो हमने देखा कमल महल की बात की थी जो परिषदीय सदन माना गया था, उसका एक ये खड़ा रेखा चित्र है जिसको हम एक तरीके से ब्लूप्रिंट भी हम कह सकते हैं। और इसके जो मेहराब थे ये देखिए उस पर जो नक्काशी की गई है वो चीज़, ये कमल महल की एक वास्तविक तस्वीर है कि ऐसा दिखता था। हाथियों का अस्तबल का खड़ा रेखा चित्र, एक जो ब्लूप्रिंट हमने पहले देखा था वैसा है। ये एक नक्शा है, नक्शे में और इसमें फ़र्क होता है। और ये वास्तविक रूप से जो हाथियों का अस्तबल दिख रहा है कमल महल के समीप, वो देखिए। ये एक और हमारे पास चित्र है हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला। देखिए कितनी शानदार कलाकारी है, कितनी महीन कलाकारी है। ये आज के समय में भी होना बहुत ही मुश्किल है। ये हम देखते हैं मदुरई के सभा मंडप का आंतरिक भाग। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। मेहराब देखिए इसके कितने सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, और ये कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक शैली को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राजकीय केंद्र का सब टॉपिक खत्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे यहाँ के धार्मिक केंद्र को और उसके कौन कौन से मेन मंदिर थे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।